हेलो गाइस, आई वेलकम यू टू माय चैनल MS एकेडमी। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं ड्यू टू सिंगल चार्ज, मल्टीपल चार्ज एंड ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। गॉस लॉ हम देखेंगे, साथ ही देखेंगे कि गॉस लॉ की प्रूविंग भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ को हम कैसे डेराइव कर सकते हैं फ्रॉम द गॉस लॉ। ठीक है, इन्फाइनाइट अगर सीट चार्ज्ड है, अगर एक वायर इन्फाइनाइटली चार्ज्ड है तो उसके द्वारा जो फ्लक्स क्रिएट होगा, वी विल इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा, वी विल कम टू नो कि उसकी वैल्यू क्या होती है। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे आज और करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक आपका फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप समझिए, इसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे फाई ई से डिनोट करते हैं। दूसरी बात आप ये समझिए कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अलजेब्रिक एडिशन लॉ फॉलो होता है इस पर। ठीक है, अभी फ्लक्स आप समझिए होता क्या है, उससे पहले आप समझिए एरिया। जो हमारी एरिया है, समझिए बोर्ड है ना, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इसकी एरिया हो जाएगी। तो होता क्या है कि हम फिजिक्स में एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, यूजुअली जो एरिया होती है वो टेंजर क्वांटिटी होती है, लेकिन हम टेंजर क्वांटिटी इसको हम यहाँ पर अभी वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होगा कि डेल्टा जो एरिया है, अगर ये डेल ए की वैल्यू, अगर ए वेक्टर की बात करें तो क्या होगा, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और साथ ही साथ इसमें डायरेक्शन होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, किसी भी एरिया की जो डायरेक्शन होती है उसके सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड होती है, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस बोर्ड का इधर से इधर आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी n इंटू एन कैप आप कह सकते हो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ये आपका वेक्टर रहा, एरिया वेक्टर। इसका इस्तेमाल करेंगे अभी आप समझने के लिए। देखिए, फ्लक्स समझिए क्या है, मैं बता चुका हूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, अगर उसके बीच में कोई एरिया आती है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई एरिया जो है आ गई, उसके बीच में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से मूव कर रही है। ठीक है, तो इसको पार करते हुए जाएंगी। दिस इज द वे हाउ इलेक्ट्रिक लाइंस मूव। ठीक है, ये पैरेलल बीम ऑफ अगर रेज है, अगर समझिए लाइट है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जाएगा। ठीक है, तो इस हमने एक सरफेस का चुनाव किया है। ठीक है, तो इस सरफेस से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं फ्लक्स। यानी फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए एरिया परपेंडिकुलरली। ठीक है, ये फ्लक्स रहा। कोई तो जरूरी नहीं है ना कि सरफेस से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलली ही पास करेंगी। इट इज नॉट यूजुअली हैपेंस। तो आप क्या देख रहे हो कि यदि अपना सरफेस वेक्टर इधर रहा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मान लीजिए इधर से जा रही है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। ठीक है, एंगल क्या है अपना, थीटा है। तो जो फ्लक्स हो जाएगा ना, तो जो फाई है, फाई इज इक्वल टू अपना होता है ई वेक्टर इंटू डॉट ऑफ एस। ठीक है, डेल एस चाहे आप कह सकते हो। ठीक है, एस वेक्टर, डेल एस वेक्टर मैं ऐसे लिखता हूं। ठीक है, आप समझिएगा। ठीक है, ये जो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस वेक्टर, यानी सरफेस मींस एरिया। तो ये है अपना डॉट। अगर अब डॉट प्रोडक्ट आपको पता है तो फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो, मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड की यदि बात करें तो ये फॉर्मूला अपना हो गया, मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ एस एंड कॉस थीटा। अब आप देखिए, कॉस थीटा डिसाइड करेगा कि फ्लक्स कितना होगा। आप समझिए थोड़ा सा, यदि आप थीटा की वैल्यू बदल रहे हो, थीटा इक्वल टू 0, यानी थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसकी जो डायरेक्शन है और जो अपना सरफेस, ये जो एरिया का जो डायरेक्शन है,
दोनों यदि सेम है तो ये एंगल जीरो बनेगा, यानी व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो, व्हाट यू गेट cos थीटा इक्वल टू 1, सो फाई एफ इज इक्वल टू ई डेल एस। तो अपना जो फ्लक्स आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इंटू डेल एस आ जाएगी, केवल मैग्नीट्यूड इनका जो है प्रोडक्ट हो जाएगा मैग्नीट्यूड का केवल, ठीक है। जैसे थीटा बदलता है, थीटा यदि 90 डिग्री हो जाए तो, ये 0 डिग्री था, थीटा यदि 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, cos 90 की वैल्यू 0, और cos 90 0 मतलब फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आप समझिए फ्लक्स की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। 0 मतलब कि इस सरफेस से होके एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर नहीं रही है, सारी की सारी लाइन, ये अपना एरिया इधर से गुजरती तो उसका कैलकुलेशन होता, 90 का मतलब सरफेस एरिया इधर रहा और फ्लक्स इधर रहा, ठीक है। फ्लक्स कह रहे हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सरफेस रहा, इसके परपेंडिकुलर अंदर जाए या बाहर आए तो वो कंट्रीब्यूट करेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। लेकिन यदि लाइंस इसके कॉलिनियर जा रही हैं, इससे होके जा रही हैं, तो दैट इज नॉट गिविंग एनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये रहा, ये 0 अपना ले रहा। इसी तरह से आप देख सकते हो यदि थीटा बदलता है, थीटा यदि 45 डिग्री हो जाता है तो व्हाट यू आर गेटिंग, cos 45 इक्वल टू 1/√2, उस तरह से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 मॉड ऑफ ई एंड मॉड ऑफ एस, ठीक है। ये होता है कैलकुलेशन फ्लक्स का, ठीक है। फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, फ्लक्स की यूनिट क्या होगी आप समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एरिया हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये अपना फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यूनिट इज कैलकुलेटेड वंस यू डू नॉट रिमेंबर इट, ठीक है। होप आप समझ गए हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एरिया वेक्टर, ठीक है। अब आप समझिएगा, अब हम समझेंगे गॉस थ्योरम क्या है, ठीक है। गॉस थ्योरम जब फ्लक्स की बात होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होती है, इसी तरह से आप मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे आप, तो उसमें भी मैग्नेटिक फाई आता है, फाई ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स से हम फ्लक्स डेंसिटी निकालते हैं, और वहाँ भी यही कंसेप्ट आएगा। तो वी विल टॉक अबाउट दैट देयर, ठीक है। उसकी यूनिट वहाँ वेबर होती है, आप इसको समझेंगे। अभी मैं बता रहा था गॉस थ्योरम के बारे में आपको। गॉस थ्योरम क्या कहता है समझिए। गॉस थ्योरम ये बताता है कि यदि हम कोई सरफेस लें, कोई क्लोज सरफेस लें जिसमें यदि कुछ चार्ज हो, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को देगा। एक्चुअली सरफेस से पास होगी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरेट करेगा वो। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो ये कहता है कि जो अपना ई डॉट जो डेल एस है, जो सरफेस इंटीग्रल जो होता है, ई डॉट डेल एस का जो सरफेस इंटीग्रल है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होता है। यही गॉस थ्योरम कहता है आपका कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ द सरफेस वेक्टर, तो जो टोटल आपका वॉल्यूम बनेगा वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, कितना फ्लक्स जनरेट करेगा, ये फ्लक्स है ना, तो कितना फ्लक्स जनरेट करेगा, वो ये जनरेट करेगा कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही कहता है अपना गॉस थ्योरम, बड़ा सिंपल सा फंडा है। 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज कितने हैं उस सरफेस में जो हमने सेलेक्ट किया है, उसका 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल फ्लक्स होगा, दैट्स ऑल। यही है अपना गॉस थ्योरम, छोटा सा गॉस थ्योरम है, ठीक है। आइए इसकी डेरिवेशन को देखते हैं कैसे डेराइव होगा। एक सरफेस आप कोई भी सेलेक्ट कर लिए, मैं स्फेरिकल सरफेस सेलेक्ट कर रहा हूँ यदि, तो जो भी हम सरफेस सेलेक्ट करते हैं और उस पर हम कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो
उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। मान लीजिए हमने एक स्फीयर सेलेक्ट किया, ठीक है, इस पर हमने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, इसका फील्ड आउटवर्ड होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी अपनी, ठीक है। ठीक है, हमें एक सरफेस ले लिया, छोटा सा सरफेस ले लिया, ठीक है, एक छोटा सा सरफेस ले लिया ds, कितना ले लिया? ds, ठीक है। अब ds, एक ds छोटा सरफेस ले लिया, और इस ये जो अपना जो सरफेस है, यहाँ एरिया हमने लिया है छोटा सा ds, और ये जो सरफेस है इसी को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस होता है। तो अभी आप यू आर फाइंडिंग हाउ द फ्लक्स इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय दिस चार्ज कैपिटल Q, ठीक है। अभी क्या कहता है, गॉस थ्योरम से लगाइए आप। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, अभी ds की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ds, E को आप बाहर ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये यही फ्लक्स है अपना, यही फ्लक्स है, ठीक है। तो फाई ऑफ E कितना हो जाएगा? E अपना कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो E एज यूजुअल रहेगा, तो E कांस्टेंट हो जाएगा, E अपॉन E इंटू इंटीग्रल ले लेंगे यदि हम डेल एस का, तो डेल एस यदि इस सरफेस को हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये सरफेस इंटीग्रेट करके इस स्फीयर के एरिया के बराबर हो जाएगा, और स्फीयर की जो एरिया होती है वो 4 पाई आर स्क्वायर होती है, ठीक है। स्फीयर की जो एरिया होती है वो 4 पाई आर स्क्वायर होती है, ठीक है। ई की वैल्यू यदि आप रखते हो तो आप पाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अपना क्यू आ जाता है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और जो एरिया है सरफेस की, कौन सी सरफेस? गॉसियन सरफेस की, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमने स्फेरिकल एरिया सेलेक्ट किया ना, तो स्फेयर की एरिया यही होती है, ठीक है। सो 4 पाई आर स्क्वायर से क्या बचा नीचे? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और ऊपर कितना बचा? तो फाई ऑफ E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, ठीक है। तो फाई ऑफ E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यही है गॉस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। सिंपल सा है, आप एक सरफेस सेलेक्ट करेंगे, कोई सा भी सरफेस सेलेक्ट करिए, ठीक है, और उसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया है उसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे, अभी गॉसियन सरफेस यहाँ पे स्फेरिकल है, उसकी एरिया मैंने 4 पाई आर स्क्वायर रखी है, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो यू आर गेटिंग Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इज द टोटल फ्लक्स बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द चार्ज कैपिटल Q ऑन द सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये अपना गॉस थ्योरम है। होप आपको गॉस थ्योरम समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस करने वाला है कि गॉस थ्योरम से हम कूलम्ब्स लॉ को कैसे डेराइव करते हैं। दिस इज द पॉइंट वी यूजुअली, ये एग्जाम में अक्सर पूछता भी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो डेरिवेशन किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। गॉस थ्योरम कोई भी पूछता है तो आपको यही बताना है गॉस थ्योरम क्या है और कैसे डेराइव करते हैं। अब आप देखिए कूलम्ब्स लॉ को हम कैसे डेराइव करते हैं, यानी डिडक्शन ऑफ गॉस कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ, ठीक है। कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ ये है कि हम कूलम्ब्स लॉ को डेराइव करेंगे गॉस लॉ की मदद से, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। सो यू शुड हैव द कंसेप्ट ऑफ डेराइविंग द कूलम्ब्स लॉ। अभी आप फ्लक्स बताइए क्या होता है, मदद करिए हमें। कोई भी आप एक सरफेस ले लीजिए, उस पर चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है। उस पर रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। एक सरफेस हमने ले लिया है, ये ds है, ठीक है। ये ds हमने सरफेस ले लिया है, इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या कहता है, अपना जो गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम ये कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है, जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ, ओवर द सरफेस ds, ठीक है, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज कंटेंट इनटू इट, ठीक है। एक बात जो आपको समझना है वो ये बात है कि यदि इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है वही इलेक्ट्रिक
फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा। यदि चार्ज बाहर है तो उसके द्वारा कोई फ्लक्स कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इस सरफेस में जो हमने सेलेक्ट किया है गाजियन सरफेस में, अपना जो चार्ज है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि इधर ज़्यादा इधर कम है। तो इनफॉर्मली और नॉन इनफॉर्मली मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज फ्लक्स को प्रभावित नहीं करता है, डज नॉट इफेक्ट द फ्लक्स। ठीक है, तो अभी आप यहां से देखिए E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द फ्लक्स। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ई अपना कांस्टेंट है, वही हम लोग निकालने वाले हैं। ई इन ब्रैकेट सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। आप बताइए डी एस की वैल्यू क्या आएगी, पता है आपको? 4 पाई आर स्क्वायर आएगी। ठीक है, सो तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये नीचे आ जाएगा व्हेन वी ट्रांसफर इट, तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, यदि हम वेक्टर निकालना चाहते हैं तो ये आर कैप लगा सकते हैं। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आपको पता है फोर्स, कूलम्ब फोर्स क्या होता है? ई इंटू क्यू होता है, फोर्स ई इंटू क्यू होता है। ई हमको पता है, इसमें अगर क्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना एफ इज इक्वल टू ई क्या है, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर है। ठीक है, और एक क्यू और छोटा क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्मॉल क्यू। ठीक है, आर कैप। ठीक, ये अपना कूलम्ब्स लॉ रहा है, कूलम्ब्स लॉ फोर्स। ये कूलम्ब्स लॉ ये कहता है ना कि के Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट द कूलम्ब्स लॉ इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक गॉस लॉ से हम कूलम्ब्स लॉ को डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा देख लेते हैं। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए, यदि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यदि किसी लाइन के अक्रॉस हो रहा हो, ठीक है, किसी लाइन के अक्रॉस यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, तो इसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एल हो जाता है। ठीक है, यदि यही किसी सीट पे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो किसी सीट पे, ठीक है, तो उसको हम यूजुअली जो है दूसरे टर्म से डिफाइन करते हैं, और उसको क्यू बाई एस की एस या ए से, क्यू बाई एस से, ये लैम्डा रहा, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी एक होता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है, ये अगर कोई वॉल्यूम रहा अपना, ठीक है, कोई सा भी आप वॉल्यूम ले लीजिए आप एनी से, ठीक है, उसे भी आप डिनोट कर सकते हैं। इसे लैम्डा से, इसे सिग्मा से डिनोट करना है अपना, कोई नहीं। तो इसको अगर आप किसी दूसरे टर्म से डिफाइन करते हैं तो ये टोटल चार्ज कंटेन अपन वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आप इसको सिग्मा डैश से डिनोट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, तो सिग्मा डैश, तो आपको याद ये रखना है, ये अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी कहने का मतलब, मुझे बताने का तात्पर्य यही है कि आप जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी में चार्ज को आप लेंथ से डिवाइड कर देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी में आप सरफेस को सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में आप चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है कि इनफॉर्मली चार्ज अगर सीट है, अगर अपना कोई सीट इनफॉर्मली चार्ज है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जो हमारा इनफॉर्मली चार्ज है, यदि ये आर डिस्टेंस पे हमारा जो कोई पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो ये इनफॉर्मली चार्ज अपना जो है कि कोई भी लाइन है ये, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, आपको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, ये
ये आर्काइव यहाँ लगा लीजिए ताकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा सके, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये यदि हम चाहें तो कोई सरफेस यदि हमको स्फेरिकल ले लें, कोई स्फेयर ले लीजिए आप, छोड़िए स्फेयर ले लीजिए आप। स्फेयर अगर ले लेते हैं तो इसके द्वारा जो ये इसका जो इस पर भी चार्ज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ निकलेगा हमको, ठीक है। उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, मान लीजिए आपको यहाँ पे चार्ज के कुछ रहा, इस पे चार्ज रहा और r डिस्टेंस पे हमको निकालना है। तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला आपको पता है, Q/4πε0 इंटू r स्क्वायर, ठीक है, इंटू r वेक्टर। ये रहा r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। यदि हम इस स्फेयर के ही सरफेस पे निकालना चाहें जिसकी रेडियस r है, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, E एट द सरफेस, E एट P, ठीक है। सरफेस पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये हो जाएगी Q/4πε0 इंटू r स्क्वायर, r जो रेडियस ऑफ दिस स्फेयर है, ठीक है, इंटू r कैप ले लीजिए, ठीक है, इंटू r कैप ले लीजिए। क्यों, क्योंकि इसके रेडियस जो है रेडियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे यदि इनसाइड लेते हैं कोई पॉइंट, वी सेलेक्ट E इनसाइड अगर लेते हैं, ठीक है, E इनसाइड अगर लेते हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सरफेस विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एट इट्स सरफेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी 0। यही बात तो आपको मैं बताना चाहता था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो 0 होती है इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये मैं बताना चाहता कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होती है वो 1/r के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। सर चार्ज की वजह से इसके वजह से 1/r स्क्वायर है, जबकि वो 1/r है। अगर आपको याद हो तो हमने निकाला था डाइपोल, तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो r⁻³ होती है, ठीक है। होप यू आर कंफर्टेबल विथ माय टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कैपेसिटर के साथ मिलेंगे। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।